अगर आप बिजनेस की खबरें देखते हैं तो एक शब्द है जो बार बार सुनने में आता है, EBITDA। लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग ही इसका असली मतलब समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर क्यों क्यों एक ही फाइनेंशियल नंबर इतना पॉपुलर भी है और उतना ही विवादास्पद भी? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो एक्रोनिम है EBITDA, इसका आखिर मतलब क्या है। देखिए, इसका सीधा साधा मकसद है किसी कंपनी के कोर बिजनेस की, मतलब उसके मेन काम धंधे की असली परफॉर्मेंस को समझना। यह मुनाफे को नापने का एक अलग तरीका है जो कुछ खर्चों को हटा देता है ताकि कंपनी के मेन बिजनेस से कितना कैश प्रॉफिट हो रहा है इसका अंदाजा लग सके। इसे याद रखना ना बहुत आसान है अगर हम इसे तोड़कर समझें। ई मतलब अर्निंग्स, बी है बिफोर, आई हुआ इंटरेस्ट, टी हुआ टैक्सेस, डी है डिप्रिसिएशन और ए का मतलब एमोर्टाइजेशन। तो सीधा सीधा मतलब हुआ इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन जैसी चीजों से पहले की कमाई। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है? इसकी कहानी शुरू होती है कंपनी की नेट इनकम से, मतलब वो फाइनल प्रॉफिट जो सारे खर्चे निकालने के बाद बचता है। अब यहां से खेल पलटता है। हम इसमें कुछ चीजें वापस जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट, यानी वो ब्याज जो कंपनी ने अपने कर्ज पर चुकाया है। फिर बारी आती है टैक्सेस की, इन्हें भी वापस जोड़ दिया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अलग अलग टैक्स वाले देशों या राज्यों की कंपनियों को एक ही तराजू पर तौला जा सके। और आखिर में हम वापस जोड़ते हैं डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को। अब ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, पर आसान भाषा में समझें तो ये असली कैश खर्चे नहीं हैं। ये बस ये दिखाते हैं कि वक्त के साथ किसी मशीन या बिल्डिंग की कीमत कितनी कम हुई। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये है क्या, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके जो चाहने वाले हैं वो इसे इतना पावरफुल टूल क्यों मानते हैं। देखिए, इसके सपोर्टर्स का सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये कंपनियों की एप्पल टू एप्पल तुलना करने देता है। मतलब आप दो अलग कंपनियों को एक ही पैमाने पर देख सकते हैं। ये फाइनेंसिंग और टैक्स के शोर को हटा देता है, जिससे बिजनेस के कोर ऑपरेशन से कितना पैसा बन रहा है इसकी एक साफ तस्वीर मिलती है। ये उन इंडस्ट्रीज के लिए तो कमाल की चीज़ है जहां बहुत सारी मशीनें या एसेट्स होते हैं, क्योंकि वहां डेप्रिसिएशन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। वैसे इसकी कहानी भी काफ़ी मज़ेदार है। 1970 के दशक में इसे लाया गया था ताकि इन्वेस्टर्स को कर्ज लेकर बिजनेस बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी के लिए मनाया जा सके। फिर 80 के दशक में ये लेवरेज्ड बायआउट्स में बहुत पॉपुलर हो गया। मतलब जब कोई कंपनी उधार लेकर किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है। और हाँ, 2000 के .com बबल के टाइम तो कुछ कंपनियों ने इसका खूब गलत इस्तेमाल भी किया, अपनी फाइनेंशियल हालत को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। तो ये तो हुई इसकी तारीफ। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, और यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की राय बहुत बहुत सख्त है। और इस बहस में सबसे बड़ा धमाका करते हैं वॉरेन बफेट। वो पूछते हैं, क्या मैनेजमेंट को लगता है कि नई मशीनरी और फैक्ट्री का खर्चा कोई परी आकर देगी? और यही सवाल EBITDA की सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये साफ साफ दिखाती है कि EBITDA क्या क्या छुपा लेता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। मतलब बिजनेस को चालू रखने के लिए जो असली पैसा मशीनों पर खर्च होता है वो इसमें है ही नहीं। ये वर्किंग कैपिटल में बदलाव को भी नहीं गिनता। मतलब बिजनेस चलाने में जो पैसा फंसा रहता है, और तो और जो असली कैश सरकार को टैक्स में दिया गया उससे भी ये नजरअंदाज कर देता है। और अगर आपको लगा कि वॉरेन बफेट की बात कड़ी थी, तो उनके पार्टनर चार्ली मंगर तो और भी 2 कदम आगे हैं। उनका तो सीधा कहना था कि लोग EBITDA को बेहतर समझेंगे अगर वो इसे बकवास कमाई कहना शुरू कर दें। लेकिन इतनी आलोचना के बाद भी एक सच ये है कि EBITDA आज भी कंपनियों की वैल्यूएशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसे कहते हैं EV/EBITDA मल्टीपल। आसान भाषा में समझें तो ये एक रेशो है। ये कंपनी की कुल कीमत, जिसे एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं, मतलब कंपनी की मार्केट वैल्यू और उसका कर्जा मिलाकर उसकी तुलना उसके सालाना EBITDA से करता है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कोई कंपनी अपनी जैसी दूसरी कंपनियों के मुकाबले सस्ती है या महंगी। और ये मल्टीपल्स हर इंडस्ट्री में अलग अलग होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों का एवरेज मल्टीपल करीब 10.6 है, तो वही रेस्टोरेंट्स और बार्स का 17 से भी ज़्यादा। अब ऐसा क्यों? हो सकता है इन्वेस्टर्स को लगता हो कि रेस्टोरेंट बिजनेस में आगे ग्रोथ की ज़्यादा गुंजाइश है या उनके एसेट्स ज़्यादा ठोस हैं, इसलिए वो ज़्यादा कीमत देने को तैयार है। और हाँ, इस नंबर में हेरफेर की गुंजाइश भी बहुत है।
इसका सबसे बड़ा और बदनाम उदाहरण है वीवर्क का कम्युनिटी एडजस्टेड ईबिटा। इन्होंने तो हद ही कर दी थी, मार्केटिंग जैसे रोजमर्रा के बिजनेस खर्चों को ही बाहर निकाल दिया था ताकि कागज पर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर कहां पहुंचे? क्या ईबिटा एक काम का औजार है या फिर एक खतरनाक धोखा? चलिए दोनों पक्षों को एक बार फिर से आमने सामने रखते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये अलग अलग बिजनेस के कैश कमाने की ताकत को कंपेयर करने का एक तेज और आसान तरीका है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये बिजनेस चलाने के असली खर्चों को नजरअंदाज करता है और इससे धोखा देना बहुत आसान है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ईबिटा एक टूल है, पूरी सच्चाई नहीं। इसकी असली कीमत इस बात में है कि हम ये जानें कि ये क्या दिखाता है और उससे भी ज्यादा जरूरी कि ये क्या छुपाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, EBDITA एक काम का शॉर्टकट है या एक खतरनाक फिक्शन? अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।